इंडियन फिजियोग्राफी, और इंडियन फिजियोग्राफी में ठीक है हमने मेजरली तीन मैक्रो डिविजन्स देखे थे, जिसमें उत्तर पर्वतीय मैदान था, उत्तर का मतलब उत्तर पर्वतीय तंत्र था, और उत्तर का मैदानी भाग था, और दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग था। और इसके अलावा जो चौथा पार्ट है ठीक है, वो बहुत माइक्रो डिवीजन में है, जिसे हम तटीय मैदान कहते हैं, कोस्टल प्लेन एरिया कहते हैं। तो इन बेसिकली इन तीन मैक्रो डिविजन्स में से हमने पहला जो डिवीजन था हमारा, जिसको जनरली हमने उत्तर पर्वतीय तंत्र का नाम दिया, नदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया, या फिर या दूसरे शब्दों में कहें हिमालय पर्वतीय तंत्र का हमने नाम दिया, उसको हमने उस चैप्टर को हमने डिस्कस किया, उस चैप्टर से हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। तो उसको समझने के लिए हमने देखा कि हमने इसको अक्षांशीय स्थिति के आधार पर डिस्कस किया था और समझा था कि कैसे एक पैरेलल रेंजेस के थ्रू ये जा रही हैं और ये स्थित हैं, और इसके उत्पन्न होने की और इसके बनने की कुछ जो कारण थे वो भी हमने चेक किया और समझने की कोशिश की। ठीक है। सो उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने ये भी देखा कि कौन से ठीक है जो रेंज है, जैसे मिडल हिमालय है, मध्य हिमालय है, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं, और फिर महान हिमालय है, या तिब्बत हिमालय है, या शिवालिक हिमालय है, ये भारत के कितने राज्यों में फैला है। ठीक है, ये भी हमने देखा था और इसको बड़े डिटेल से हमने चेक किया था कौन कौन से राज्यों में ये फैला है। इसके अलावा इसके जो मेजर कंपोनेंट्स थे, जिसमें हमने तिब्बत और ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय डिस्कस किए थे, इसके अलावा उत्तर भारत में कुछ और मेजर कंपोनेंट्स थे, खासकर उत्तर पूर्वी भारत में, वो भी हमने समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने शिवालिक हिमालय की डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी देखी थी उत्तर पूर्वी भारत में। और इसके अलावा पूर्वांचल की पहाड़ियां हमने देखी थी, जिसे जनरली हिमालय का पूर्वी भाग कहा जाता है, जिसमें हमने पटकाई बूम, नागा, ठीक है, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स और त्रिपुरा की कुछ पहाड़ियों का जिक्र किया था। इसके बाद हमने प्रायद्वीपीय भारत का जो एक्सटेंशन पार्ट है, जो मेघालय में और असम में है, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिगिर और बरेल जैसी पहाड़ियों को हमने देखा और डिस्कस किया था, और समझने की कोशिश की थी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग लगभग 8% कवर करता है। ठीक है, 8% भाग है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल है। ठीक है, पहाड़ियों के संरचना में या पहाड़ियों के मामले में तो यहाँ बहुत प्रकार की पहाड़ियां हैं जो घने जंगलों से घिरी हुई है। ये हमने देखा था और समझने की कोशिश वहां की थी। ठीक है, उसके बाद हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि महान हिमालय से जुड़ी हुई कहानियां हमने देखी, और महान हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी। और हमारी जो कहानी आगे बढ़ी थी वो थी कि हम उस पे पासेस पे बात करने वाले थे, महान हिमालय से जुड़े हुए पासेस। ठीक है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो ये कुछ पासेस लिखे हुए हैं, आज फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे मिडल हिमालय के बारे में कि मिडल हिमालय से जुड़े कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और हाल ही में ज्यादा चर्चा में भी है, पासेस ऑफ ग्रेट हिमालय। इसको हम एक साथ में डिस्कस करेंगे थ्रू मैप्स, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में जब हम हिमालय को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि देयर नंबर ऑफ थ्योरीज। ठीक है, यूपीएससी के लिहाज से अगर हम देखें तो हिमालय को कई आधार पर पढ़ा जाता है और कई आधार पर समझा जाता है, जिसमें हम सबसे लास्ट में सर बुडनी सिरा जब सर सिडनी बुराड वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके माध्यम से जो अंत में है, उससे पहले भी कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट का मैटर है। तो अब महान हिमालय के जो दर्रे हैं उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर दो चीज आपको दिखाई देंगी, एक बुर्जिल और एक जोजिला, यानी कि दो एक बेहतरीन पास यहाँ पर मौजूद है। बुर्जिल के बारे में कहा जाता है कि ये पीओके में है। ठीक है, क्या है, पीओके में है, या फिर इनडायरेक्टली कहें तो ये कश्मीर को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है, गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है। वर्तमान में ये पीओके में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद आता है जोजिला, जो कि कश्मीर के महान हिमालय में आपको दिखेंगे। जोजिला, जोजिला से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर को लद्दाख से। ठीक है, किससे कनेक्ट करता है, कश्मीर को लद्दाख से करता है। ठीक है, और ये करीब ये कश्मीर को सियाचिन से भी कनेक्ट कर देता है, और ये नेशनल हाईवे 1D पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कश्मीर और लद्दाख को ये कनेक्ट कर रहा है तो हम सीधे सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि श्रीनगर और लेह को भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हमारा सीधा साधा सा। ठीक है, और इसके अलावा जोजिला पर आप देखेंगे एक टनल भी बनाया गया है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीन सब साल भर आप जा सकते हैं कश्मीर से लद्दाख के बीच में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश। यहाँ से देखते हैं हिमाचल प्रदेश से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो नदर्न पार्ट है वो तिब्बत हिमालय से भी टच करता मिलेगा, और जो सेंट्रल पार्ट है वो आपको महान हिमालय से भी टच करता हुआ मिलेगा। इसमें दो चीजें हैं, एक है बारालाचा पास, बहुत इंपॉर्टेंट पास है और दुनिया के सबसे ऊंचे पासेस में से ये एक पासेस है। ठीक है, करीब करीब इसका आप देखेंगे हाइट तो करीब करीब 5,000 मीटर के आसपास है।
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लद्दाख, ये लाहौल स्पीति में है, ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा जास्कर रेंज में भी है, और ये लेह मनाली हाईवे पर या लेह मनाली हाईवे को कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पर ये स्थित है। और ये कुछ नदियां हैं जिनके बहुत नजदीक है, जिसमें चंद्र और भागा रिवर जैसी, या चंद्र और भागा, जो बाद में जाके एक नदी बनाती है झेलम। और इसके अलावा सॉरी, चेनाब, ठीक है, इसके अलावा यामीन रिवर है। इन नदियों के पास ये बहुत ज्यादा निकट में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है शिवकीला, ये भी करीब करीब 5,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सतलुज नदी के बहुत ज्यादा नजदीक है, और अतीत में यानी कि प्राचीन में, ठीक है, प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास में हम देखें तो ये करीब करीब सिल्क रूट यहीं से होकर जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सिल्क रूट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रोहतांग पास। हालांकि रोहतांग पास पीर पंजाल श्रेणी में है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है क्योंकि कुल्लू वैली टू लाहौल स्पीति को कनेक्ट कर रहा है। यानी कि एक मनाली कीलोंग लेह, ये एक रूट को कनेक्ट करता है। ये भी NH3 पर ही स्थित है, लेकिन है पार्ट ही पीर पंजाल का, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, महान हिमालय से भी आप टच होता हुआ देखोगे। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड से भी आप देखेंगे नीतीला दर्रा है, जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल हिमालय में। इसके अलावा एक आता है गंगोत्री हिमालय। तो गंगोत्री हिमालय में देखोगे, गंगोत्री हिमालय के उत्तर में मुलिंग पास है। कौन सा पास है? मुलिंग पास है। और इसके अलावा बद्रीनाथ के उत्तर में माना पास मौजूद है। कौन सा पास मौजूद है? माना पास मौजूद है, ठीक है। एक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लीपू लेक। लीपू लेक के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है और देखा है कि वो ट्री पॉइंट पर स्थित है। ट्री पॉइंट पर स्थित है, जहां नेपाल चाइना इंडिया के जो सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, वो आकर यहाँ मिलती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये नियर काली रिवर के पास है, और यूज कैलाश मानसरोवर, यानी कि यहाँ से आप कैलाश मानसरोवर के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि लीपू लेक के अलावा ऐसा कौन सा दर्रा है जिसके माध्यम से कैलाश मानसरोवर जाते हैं, तो यहाँ देख लेना आप मंगसा पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मंगसा पास भी आपको पता होना चाहिए कि मंगसा पास के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम आप देखेंगे नाथुला इसके अंदर, और जैलुपला, दो इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके अंदर आप दर्रे देखेंगे। नाथुला के बारे में कहा जाता है ये इंडिया और तिब्बत की जो चुम्बा वैली है या चुम्बी वैली है, उसको ये जोड़ता है, और ये चुम्बी वैली सिल्क रूट पर स्थित थी, ठीक है। और आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा नजदीक है, नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीडोर, अगर क्वेश्चन सीधा ये आ जाए, बताइए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा दर्रा है, तो आप सीधे जाएंगे नाथुला दर्रे पे, कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है, और इसे ही चिकन नेक कहा जाता है। इसे ही चिकन नेक कहा जाता है। इसके अलावा जैलुपला भी है जो इसके नजदीक है, जो भी तिब्बत को, मतलब भारत को तिब्बत की चुम्बी वैली से जोड़ता है। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम के जो दक्षिणी और पूर्वी पार्ट है, जस्ट उसके ही जस्ट बराबर में आप देखेंगे। हालांकि ये पार्ट अरुणाचल प्रदेश में लग जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट को ये बाखूबी तिब्बत से जोड़ देता है। और इसी रास्ते के थ्रू आप थोड़ा सा दूर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, और तुआंग वैली है, तुआंग घाटी है, तुआंग मोनेस्ट्री भी आपको वहां दिखाई देगी। तो बोमडीला की जब बात होती है तो ये पश्चिमी बाउंड्री ऑफ द स्टेट इन द ग्रेटर हिमालय, ये आपको दिखाई देगा। और ये है तागा पास, जो भी आपको यही नजर आएगा। तो बेसिकली दो पासेस आपको नजर आते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट पासेस। क्या है? ये इंपॉर्टेंट पासेस है जो महान हिमालय से जुड़े हुए हैं और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बनाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जब भी हम कभी पासेस पढ़ते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान से देखना। जब भी हम पास पढ़ेंगे तो हमें कनेक्टिविटी का ध्यान रखना है, यानी कि पास किसको जोड़ रहा है, कहां से कहां तक है, नंबर वन। दूसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात हम करेंगे कि भाई जो एक महत्वपूर्ण जो स्थिति है किसी पास की, वो क्या दर्शाती है। इसके अलावा मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, हमारी जो सेना है उसका जो, ठीक है, सिग्निफिकेंस है पास का हमारी सेना के लिए, वो कितना है। और इसके अलावा ज्योग्राफी, जैसे कि आप देखेंगे जोजिला दर्रा है, ये क्या है? जोजिला। तो मैंने यहाँ लिखा कनेक्ट कश्मीर टू लद्दाख, NH1D, और यहाँ लिखा सियाचिन। तो आप देखेंगे कि भारतीय सेना सियाचिन जाने के लिए जोजिला, ठीक है, पास का प्रयोग करती है। जोजिला पास का प्रयोग करती है, और भारतीय सेना जो सियाचिन में हमारे सैनिक हैं, वहां रसद और खाना पीने का जो इंतजाम होता है उसी रास्ते के थ्रू होता है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सेना को फौरन वहां पहुंचा देता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया।
आप यहाँ देखेंगे बारालाचा पास। बारालाचा पास क्या है कि लाहौल स्पीति जास्कर रेंज है, मनाली ले हाईवे पर है, और ये इट इज वेरी वेरी क्लोज टू दी चाइनीज बाउंड्री। तो यहाँ पर हमारी सेना को बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये इसका लोकेशन हो गया और हमारी मिलिट्री के लिए सिग्निफिकेंस चीजें हो गई। और साथ में ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको ये कहा शिवकिला 5,669 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा सिक्किम का मैंने देखा नाथुला, ये भी कई हजार मीटर ऊंचा है। तो आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है इनकी, वो खतरनाक ज्योग्राफी है। ये आम टूरिस्टों के लिए नहीं है। जो आम टूरिस्ट होते हैं ये उनके लिए नहीं है। ये जो एडवेंचरस लोग होते हैं, जो जिंदगी में एडवेंचर करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है पास वगैरह। तो वहां जाते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, जो भी XYZ होता है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है वहां का। तो ये उनके लिए बेसिक चीजें होती हैं। तो आपको कोई भी पास पढ़ते समय ये बेसिकली चार चीजों का ध्यान रखना है कि कनेक्टिविटी क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी है, मिलिट्री। ठीक है, करेक्ट के बारे में डिस्कस। देखिए यस। चीजें हमारे समझ में आती है कि मिडिल हिमालय, महान हिमालय के बाद जिसकी उत्पत्ति हुई, पहला पॉइंट क्लियर है। मिडिल हिमालय MCT और MBD के बीच में मौजूद है, यानी कि मैन सेंट्रल थ्रस्ट और मैन बाउंड्री फोल्ड। ठीक है, यह मैन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में मौजूद है। दूसरा, ये आपको बहुत सारी रेंजेस में मिलेगा और ये आपको डिसकंटिन्यू रेंजेस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? डिसकंटिन्यू रेंजेस में मिलेगा। इन द सेंस, अगर इस हिमालय को हम ध्यान से देखें, इस हिमालय को अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर ये मैं महान हिमालय मानूं, ये अगर महान हिमालय है, तो यहां पर मुझे मिलेगा पीर पंजाल, यहां मिलेगा मुझे धौलाधार, मसूरी, नाथीबा, यहां मिलेगा महाभारत। अब इस चीज को ध्यान से देखें तो पता चलता है ये काफी डिसकंटिन्यू रेंजेस में है। मतलब जैसे एक सिंगल रेंजेस हमें ये नजर आती है, लेकिन मध्य हिमालय हमें काफी डिसकंटिन्यू रेंज में नजर आता है। इसका कारण ये हो सकता है कि जब दोनों प्लेटें आपस में, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आ रही थी, तो हो संभावना है कि हो सकता है कुछ इस तरह से दिख रहा हो, लेकिन अधिक कंप्रेशन फोर्स की वजह से ये कुछ इस तरह से हो गया हो, या फिर कुछ इस तरह से हो गया हो। ये इस तरह से डीफॉर्म जो शेप है, जो विकृत आकृति है, ठीक है, जो अत्यधिक संपीड़न बल के कारण, ठीक है, ये कुछ इस आकृति में हमें नजर आता है। या ये हम कहें कि मध्य हिमालय में संपीड़न बल सबसे सर्वाधिक था, जिसकी वजह से ये एक डिसकंटिन्यू फॉर्म में हमें नजर आता है। डिसकंटिन्यू फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं कि इस समय संपीड़न बल सर्वाधिक अधिक था, जिसकी वजह से मध्य हिमालय में कॉम्प्लेक्स डीफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, सर्वाधिक था, जिसकी वजह से मध्य हिमालय में कॉम्प्लेक्स डीफॉर्म्ड स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ।
डिफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जिसके कारण मध्य हिमालय में कई सारी समानांतर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कई सारी समानांतर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कई सारी समानांतर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। मानव निवास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, यानी कि देर आर नंबर ऑफ हिल्स, ऐसे हिल्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे शिमला, रानीखेत, धर्मशाला, ठीक है, और मसूरी, नैनीताल, देर नंबर ऑफ हिल स्टेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में आपको हिल स्टेशन मिलेंगे। तो ये है कि मानव के लिए बहुत काफी फ्रेंडली है और काफी कन्वीनियंस भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, चाहे कश्मीर वैली हो, पोखरा वैली हो, काठमांडू वैली हो, या कुल्लू वैली हो। ठीक है, कुल्लू वैली, काठमांडू वैली, पोखरा वैली और कश्मीर वैली, ये बहुत सारी वैलीज जो हैं इसके उत्तर में, दक्षिण में या इसके मध्य में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन देयर आर नंबर ऑफ हिल स्टेशन जो आपको इन डिसकंटिन्यू रेंजेस पर देखने को मिलते हैं, इस डिसकंटिन्यू रेंजेस पे। यानी कि ये डिसकंटिन्यू रेंजेस आप देखेंगे कि ये आपको JNK HP में मिलेंगी, ये आपको यूके में भी देखने को मिलेगा, और ये आपको कहीं ना कहीं नेपाल में भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो डिसकंटिन्यूस रेंज है, जिनका निर्माण जो हुआ है वो अत्यधिक संपीड़न बल के कारण हुआ है, जहां पर बड़ी तादाद में रेंजेस होने की वजह से, एक हिल होने, पहाड़ी होने की वजह से। अब इसमें एक चीज भी देखेंगे, देयर नो पीक्स, यानी कि देयर लैक ऑफ पीक्स, यानी कि जो हमने इसमें पीक्स देखा था, यानी कि जो चोटियां हमने देखी थी यहाँ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको हिल्स देखने को मिलेंगे, जो ह्यूमन के लिए, ठीक है, या कहें ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए या ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा हिल स्टेशन बनते हुए नजर आते हैं। देयर नंबर ऑफ हिल स्टेशन। अब यह क्या करना है कि हमें वन बाय वन डिस्कस करना है कि पीर पंजाल के बारे में क्या है। हेडिंग बना सकते हैं आप, फटाफट बना लीजिए, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंजेस। और पीर पंजाल रेंज के बारे में एक पॉइंट बना के लिखना, ठीक है। ये POK और मतलब JNK&HP में स्थित है। ये JNK&HP में स्थित है। HP में तो बहुत थोड़ा पार्ट आता है इसका, बाकी अधिकतर पार्ट इसका JNK में है और मैक्सिमम POK में ही जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और इसमें है कि ये कश्मीर वैली जो है, ठीक है, कश्मीर वैली के दक्षिण में स्थित है। एक पॉइंट आप ये बना के लिख सकते हैं, इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ कश्मीर वैली। अब ये क्या है कि ये जो ब्यास नदी है, ठीक है, ब्यास नदी से लेकर जो एक नीलम नदी है पाकिस्तान में जो बहती है, ये वहां तक आपको देखने को मिलेगा। यानी कि फ्रॉम ब्यास टू नीलम रिवर, ये नीलम रिवर एक नाम से जानी जाती है, जिसे जनरली हम किशनगंगा रिवर कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्यास से नीलम नदी तक फैली हुई है। ठीक है, लिख लीजिए यहां से। अगली हेडिंग बना लीजिए धौलाधार रेंज। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी धौलाधार रेंज। ये भी देख लेते हैं यहां से एक पॉइंट। ये मुख्यतः HP में स्थित है। ये मुख्यतः HP में स्थित है। अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, ये डलहौजी पर स्थित है। आई मीन धौलाधार रेंज पर स्थित है। डलहौजी, धर्मशाला और शिमला जैसे हिल स्टेशन डलहौजी पर स्थित है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट झेलम और चेनाब, पीर पंजाल और, ठीक है, धौलाधार रेंज को दोनों की दोनों ये जो नदियां हैं वो काटती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया है भी कि मसूरी है, ठीक है, नागटिबा है, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, और नेपाल में महाभारत रेंज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से पासेस भी दिखाई देंगे, जिसमें पीर पंजाल पास है, बिदली पास है, गुलाब पास है, ये बेसिक से पास नजर आते हैं। इसके अलावा बनिहाल दर्रा भी आपको यही देखने को मिलेगा, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। यहाँ पर एक जम्मू एंड बारामूला रेलवे लिंक भी है, जिसको आपने देखा, मतलब जनरली अखबार में चर्चा में रहता है। तो यहाँ जनरली यही है, मेजरली आपको दो रेंज पे फोकस करना है कि पीर पंजाल है, ठीक है, और धौलाधार रेंज है,
और इसके अलावा यहाँ पर गुलाब आपको मिलेगा, पीर पंजाल आपको मिलेगा, और बनिहाल जैसे पासेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो धौलाधार रेंज है ये शिमला, डलहौजी और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन से गुजरती है। यहाँ पर यह कह सकते हैं ये हिल स्टेशन डलहौजी रेंज पर स्थित है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक पूरा का पूरा मध्य हिमालय है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा जो मिडल हिमालय है, ये पूरा का पूरा मिडल हिमालय एक तरह से, ठीक है, डी फॉर्म स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और ये डी फॉर्म स्ट्रक्चर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ या इस समय सर्वाधिक संपीड़न बल मौजूद था, जिसकी वजह से ये बहुत सारी रेंजेस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारी रेंजेस में आपको देखने को मिलता है। यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग बनाते हैं, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ठीक है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट इन सारे कंपोनेंट में से सबसे ज्यादा युवा हिमालय है। इस हिमालय की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मध्य हिमालय 3500 से 4000 मीटर ऊंचा हमें नजर आता है, तो ये बेसिक सा 1500 से 2000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। ठीक है, 1500 से, ठीक है, 2000 मीटर औसतन ऊंचाई है। और ये जम्मू कश्मीर से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलेगा। ये हमने शुरुआत में भी देखा था, और हमने देखा था कि शिवालिक हिमालय भारत में कई तरह के नामों से जाना जाता है। अगर इसे हम जम्मू में देखें तो इसको जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश हम जाते हैं तो फिर से मैं लिख रहा हूं, अगर JNK में जाएंगे तो इसको हम कहते हैं जम्मू हिल्स। क्या कहते हैं? जम्मू हिल्स। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर इसको दाफला, अभोर, मिरी और मिशमी जैसे नामों से जाना जाता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो मेरिन सेडिमेंट था, जो मेरिन सेडिमेंट था वो मध्य हिमालय तक ही जाकर समाप्त हो गया। इसके बाद इसका जो उत्थान हुआ है, ये दरअसल जो अवसाद आया था, ठीक है, नदियों के द्वारा, वो फ्लूवल पैन या फ्लूवल फैन जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू इसका निर्माण हुआ है। और ये अभी भी निर्माण अवस्था में ही है, अभी भी ये निर्माण अवस्था अवस्था में भी है। और ठीक है, ये मध्य हिमालय जैसा डिसकंटिन्यूस जो रेंज में था, लेकिन शिवालिक हिमालय आपको एक कंटिन्यूस रेंज में नजर आता है फ्रॉम जम्मू टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि भाई ये, ठीक है, एक जो एक कंटिन्यूस रेंज में फ्रॉम जम्मू टू अरुणाचल प्रदेश है, वो आखिरकार ये कैसे बन रहा होगा, ये कैसे बना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स के नाम से है, अरुणाचल प्रदेश में इसको इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर दुधुआ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है हमारा कि यूपी नेपाल बॉर्डर पर इसको दुधुआ हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दुधुआ हिल्स जनरली पीलीभीत के आसपास का जो क्षेत्र है, हम उसके नाम से इसको जान सकते हैं कि ये है। अब ये है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई के बारे में बात करें तो अगर पश्चिम में देखें तो पश्चिम में काफी आपको चौड़ा नजर आएगा, जिसकी अधिकतम चौड़ाई करीब करीब 50 किलोमीटर के आसपास की है। और जो पूर्व में है, पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है वो करीब करीब मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक ही जाता है। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये और पूरे कंप्लीट हिमालय की तरह ये भी कुछ इस तरह से फॉर्म में जाता है। यानी इसका पश्चिमी भाग 50 किलोमीटर तक चौड़ा है और इसका पूर्वी भाग हार्डली 15 किलोमीटर मैक्सिमम तक जाता है। तो ये इसका एक आर्क के रूप में शेप हमें नजर आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक कंटिन्यूस फॉर्म में है। जैसे मध्य हिमालय हमने देखा डिसकंटिन्यू फॉर्म में था, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एक चीज और है कि ये टिपिकली मैरिन सेडिमेंट से बिल्कुल भी नहीं बना है, जो मैं आपको बता रहा था। इसमें नंबर ऑफ जो है बोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टोन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरह से जो फ्लूवल सेडिमेंट होता है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो अवसाद होता है, मैक्सिमम काउंटेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज होता है शिवालिक हिमालय के लिए, कोग्लोमेरेट डिपॉजिट। एक वर्ड यूज होता है शिवालिक हिमालय के लिए, कोग्लो
कॉन्ग्लोमेरेट डिपॉजिट। कॉन्ग्लोमेरेट डिपॉजिट में जनरली क्या क्या, जिसमें बोल्डर्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, सील होता है, ग्रेवल्स होते हैं, सारे की सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं और आपको ये सारी की सारी चीजें शिवालिक हिमालय में मिल जाती हैं। ठीक है, अब इन सभी की चीजें होने की वजह से, जो कॉन्ग्लोमेरेट डिपॉजिट होने की वजह से, जिसमें सिल्ट था, डेब्रिस था, स्टोन था, ग्रेवल्स था, इन सभी चीज होने की वजह से आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेरी लेक्स भी डेवलप हो जाती हैं, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। और इन अस्थायी झीलों के निर्माण की होने की वजह से जगह जगह आप देखेंगे दून और द्वार जैसी चीजों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, दून और द्वार जैसी चीजों का निर्माण हुआ है। अब इसमें मेरे बेसिक सी चीज नजर आती है, अगर हम वेस्ट और ईस्ट को देखें तो वेस्ट में जनरली, खासकर उत्तराखंड वाले हिस्से में देखें तो आपको दून्स दिखाई देंगे। जनरली दून्स में देहरादून, कोटली दून और पाटली दून होता है। और ईस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहां पर हरिद्वार यानी कि द्वार जैसी चीजें नजर आएंगे। यानी कि ईस्ट में आप देखेंगे शिवालिक वाले पार्टिकुलर उत्तराखंड वाले हिस्से में तो आपको द्वार नजर आएगा, और पश्चिमी हिस्से में आप देखेंगे तो दून नजर आएंगे। और दीज दून एंड द्वार वर फॉर्म ड्यू टू टेम्परेरी लेक, के जो अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ है। और ये अस्थायी झीलों का जो निर्माण हुआ है वो कॉन्ग्लोमेरेट डिपॉजिट की वजह से हुआ है, जिसके अंदर बड़ी तादाद में कंकड़ पत्थर, रेत, सिल्ट जैसी चीजें मौजूद थी। ठीक है, ये था। और ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि इसके बहुत सारे निकनेम्स भी हैं। ठीक है, अब ये जो हमने देखा कि वेस्ट में इसको दून कह रहे हैं और ईस्ट में द्वार कहते हैं, इसके अलावा, ठीक है, इसको नेपाल में भी कुछ नामों से जाना जाता है। जनरली से चुरिया घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, चुरिया घाट जिसे हम कहते हैं, तो इसको इस नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ कहानी एंड हो जाती है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी गई है शिवालिक हिमालय को, कि करंट इश्यूज क्या है और मेजर कंसंट्रेशन क्या है और मेजर प्रोजेक्ट्स क्या है, वो सारी की सारी जानकारी आपको नोट्स में दी गई है। इसके अलावा एक चीज और है, 33 हिमालय, वो भी मैंने डिस्कस नहीं किया है। 33 हिमालय के बारे में कहा जाता है, ये कंप्लीटली, या कहें कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ और इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 3 से 4 हजार मीटर ऊंची है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये वहां एक जो वैली मिलेगी, तो यहाँ पर एक स्ट्राइक वैली है, जनरली वहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और ऐसा कहा जाता है कि जो कॉम्प्रेशनल फोर्स था, जो संपीड़न फोर्स था, वो यहाँ पर अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ईस्ट टू वेस्ट से कितने दूरी में फैला हुआ है, तो करीब करीब तिब्बतन हिमालय आपको, ठीक है, तो लंबाई तो ऑलमोस्ट इसका पैरेलल ही मिलेगा आपको महान हिमालय के, लेकिन इसका जो औसतन चौड़ाई है वो करीब करीब आपको 1000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। अब ये जो लद्दाख, आई मीन 33 हिमालय है, इस हिमालय में कई तरह की पैरेलल रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख। लद्दाख का एक्सटेंशन आपको कैलाश के रूप में नजर आएगा। और इसके बाद आता है जास्कर रेंज। कराकोरम रेंज के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, जो भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा का निर्माण करता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जो हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये था, इसे कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं, अतीत में इसे कृष्णगिरी के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब ये भी कहा जाता है कि जो कराकोरम रेंज है, ये ऑलमोस्ट जो एशिया की सबसे ऊंची पीक्स हैं उसका होम कहा जाता है, घर है ये एक तरह से। यानी कि एक ग्रेट हिमालय को देखें, फिर कराकोरम रेंज को देखें, तो यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां देखने को आती हैं। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं, और इन ग्लेशियर्स के नाम हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं। इसके बाद आता है लद्दाख रेंज, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक तरह से एक्सटेंशन ही है कराकोरम रेंज का, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व के रूप में। ठीक है, क्लियर है, तो ये उसका ही एक्सटेंशन माना जाता है। और ये एक तरह से देखा जाएगा तो नॉर्थ कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, नॉर्थ कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन को क्रिएट करता है, जिसमें एक देवसाई माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा राका पोछी जो इसका हाईएस्ट पीक है, वो भी यहाँ पर हमें नजर आता है। और लास्ट में आता है जास्कर रेंज, जो कि एकदम लद्दाख के दक्षिण में स्थित है, या महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। अक्सर आपने सुना होगा कश्मीर वैली, तो मैंने आपको बताया था, ये अगर ये महान हिमालय है, ठीक है, तो इसके दक्षिण में आप देखिए, उत्तर में आप देखेंगे तो ये जास्कर हिमालय पड़ेगा। और इसके महान हिमालय के दक्षिण में आप देखेंगे तो पीर पंजाल आपको देखने को मिलेगा। और ये जो छोटी सी वादी है, यह क्या विशाल एक वैली है, यही है कश्मीर वैली। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो चारों ओर पर्वत से घिरी हुई है। उत्तर में आप इसको नजर आएगा, ठीक है, जास्कर, और दक्षिण में पीर पंजाल, और इसके ईस्ट वेस्ट पर आपको
महान हिमालय नजर आता है। तो कितनी खूबसूरत एक लोकेशन है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जन्नत है भाई। ठीक है, ये क्या है, जन्नत है। तो यहाँ से एक छोटा सा कहानी, इसका भी किस्सा खत्म हो जाता है। अब अगला पॉइंट आता है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय। नितिन, दिखाई दे रहा है? हेलो। यस सर। Yes, now let's discuss about the structural differences between western and eastern हिमालय। अब ध्यान से देखना, ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालय को समझने के लिए हमने संपूर्ण हिमालय को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया। ये जो एक आर्क फॉर्म था, ये हमने कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इसमें आपको ध्यान से देखना, अगर ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारत का एक मेन पार्ट है जो कि इससे टकराने वाला था, तो ये जो पार्ट आप देखेंगे और बीच में जो सेडिमेंट है, ये सबसे पहले से टकराने वाला है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हिंज के तौर पर ये इससे आगे टकराएगा, इस तरह से कुछ होता चला जाएगा, वो बात की बात है। अब हमने इसको वेस्टर्न माना है और इसको ईस्टर्न माना है, बोथ आर वेरी डिफरेंट। अब हमें यही समझना है कि दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब इस मेजर डिफरेंसेस को जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पश्चिमी पार्ट है वो काफी चौड़ा है। क्या है, वो काफी चौड़ा है और इसकी चौड़ाई करीब करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 500 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक, पश्चिम हिमालय काफी चौड़ा है, इन द सेंस ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके आधार पर हमें काफी चौड़ा नजर आता है। अगर पूर्वी हिमालय की बात करें, तो इस वाले पार्ट की बात करें, यहां से लेकर यहां तक बात करें, तो हमें पता चलता है ये काफी संकीर्ण है, ज्यादा चौड़ा नहीं है। इसकी अधिकतम जो चौड़ाई है वो आपको 100 से 150 किलोमीटर के बीच में ही मिलेगी। एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हो जाता है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय की खास विशेषता ये है कि ये बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, यानी कि एक तरह से आप देखेंगे तिर्व ढाल वाला, कुछ इस तरह से जो पीक्स होती हैं ये आपको कुछ इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। राइज ग्रेजुअली थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह से एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यहां बना दूं, ठीक है, एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैदानी भाग नदी के आसपास रह रहे हैं तो ये तो खादर क्रॉस करोगे, फिर थोड़ा ऊपर उठोगे तो बांगर क्रॉस करोगे, बांगर के बाद तराई, तराई के बाद खादा, ठीक है, बांगर, बांगर के बाद आप देखेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद महान हिमालय, इस तरह से क्रॉस करोगे, है ना। तो ये आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स बना हुआ है, समझ में आ रहा है किरण? यस सर। अगर आप पश्चिमी हिमालय पे जाना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो द सीरीज ऑफ स्टेप्स। यानी कि अगर मैदानी भाग में या नदी के आसपास आप रह रहे हैं तो खादर क्रॉस करेंगे, फिर बांगर क्रॉस करेंगे, फिर तराई रीजन क्रॉस करेंगे, फिर आप भाबर क्रॉस करेंगे, फिर शिवालिक हिमालय क्रॉस करेंगे। शिवालिक हिमालय में भी दून में है, द्वार में है, ये बड़ा महत्व हो जाता है। और फिर यहाँ से आप जैसे शिवालिक हिमालय क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको नागटीबा, फिर मसूरी, फिर धौलाधार, फिर पीर पंजाल, फिर महान हिमालय, फिर जाके कहीं आप पश्चिमी हिमालय के लद्दाख के कश्मीर तक पहुंच पाते हैं। तो यू हैव टू फॉलो द सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो ये बात आप याद रखेंगे कि एक तो यहाँ के जो पर्वत हैं वो काफी स्टीप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे जैसे अब आगे बढ़ते हैं तो सीरीज ऑफ, ठीक है, जो स्टेप से ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर ऊंचाई बढ़ती है। ऐसा नहीं है जैसे पश्चिम बंगाल में खड़े हैं और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में खड़े होकर आप सीधा देख सकते हैं कंचनजंगा वो रहा और खड़ा गया तेजी से वो नीचे गिरता है, एब्रप्टली गिरता है, ऐसा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज द ग्रेट कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हिमालय। तो वी आर लकी, ठीक है, रिजाइडिंग हियर,
कि हमें इतनी सारी जो पैरेलल सीरीज है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम इधर आ जाते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें कि जो पूर्वी हिमालय है वो काफी स्टीप है, वो काफी एक तरह से संकीर्ण या कह सकते हैं तीव्र ढाल वाला है, और एक साथ राइज एब्रप्टली, और एक साथ ही ऊंचा होता है। ठीक है, एक साथ ही ऊंचा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी पश्चिम बंगाल के सबसे उत्तरी भाग में गए, सिलीगुड़ी में चले गए, ठीक है, तिस्ता के आसपास का रीजन या दार्जिलिंग वाला, तो अब यहाँ से देखेंगे कि अगर ये मैदानी भाग है तो तेजी से आपको महान हिमालय नजर आएगा। ठीक है, तो ये एब्रप्टली आपको नजर आता है कि तेजी से ऊंचा हुआ है, और खड़ाक से मैदानी भाग भी आपको सामने नजर आ गया। यानी कि जो पूर्वी हिमालय है वहां पर जो राइज ऑफ ग्रेजुअली थ्रू सीरीज था, ठीक है, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स था वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो पूर्वी हिमालय में सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है। तो कल को हो सकता है पीटी में आपके क्वेश्चन आ जाए कि भाई पूर्वी हिमालय में फाउंड द सीरीज ऑफ स्टेप्स, भाई वहां तो पाया नहीं जाता, ये तो पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको कंपेरिजन करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए अब आ जाते हैं मोर हिल स्टेशन। ठीक है, यस देयर इज नो डाउट, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिवा, यहाँ पर आपको बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे। अगर कभी आप, ठीक है, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं तो आपको शिमला देखने को मिलेगा। ठीक है, रानी खेत, ठीक है, और धर्मशाला, डलहौजी और चक्राता, पता नहीं और कौन कौन से कीलोंग पीलोंग सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप कभी उत्तराखंड चले जाते हैं तो वहां पर आपको मसूरी, नैनीताल और भी कुछ है भाई, रानी खेत वगैरह। ठीक है, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। देयर नंबर ऑफ हिल स्टेशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पूर्वी हिमालय पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ दार्जिलिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या सिलीगुड़ी के आसपास का छोटा सा पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा। तो ये बहुत कम हिल स्टेशन है, और यहाँ पर पश्चिमी हिमालय में आपको बहुत ज्यादा हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे। और इन हिल स्टेशन की वजह सबसे बड़ी ये है कि देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स, कि कितने सारे सीरीजेस हैं, और ठीक है, इनको स्टैब्लिश किया जा सकता है हिल स्टेशन बनाने के लिए। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंसेस नजर आता है कि यहाँ और कहाँ सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे जो आपको पश्चिमी हिमालय है, इस पश्चिमी हिमालय में आपको ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं मिलेंगी। ठीक है, ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं मिलेंगी। मीन्स अगर पश्चिमी हिमालय में देखेंगे तो आप, तो यहाँ पर आपको नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, ठीक है, और बद्रीनाथ और केदारनाथ, सतुपंथ, कुछ ऐसी ही चोटियां आपको नजर आएंगी। इसके अलावा दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है वो ये आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे। दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक जो नजर आएंगे वो आएंगे आपको पूर्वी हिमालय में। मीन्स हाई, वेरी हाई, यानी कि अत्यधिक ऊंची चोटियां आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो मानसलू हो, मकालू हो, ठीक है, शीश पंगमा हो, माउंट एवरेस्ट हो। ऐसी की ऐसी चोटियां जिनकी ऊंचाई करीब करीब लगभग 8,000 मीटर के आसपास, या 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इवन कंचनजंगा भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो पश्चिमी हिमालय है, ठीक है, आप पश्चिमी हिमालय में एक जगह है लेह। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। बहुत कम वर्षा यहाँ पर होती है, और हो सकता है जो भारत की स्थिति है, और जब मानसून भारत में आता है तो वो बाइफरकेट होता है दो ब्रांचेस में, एक अरेबियन ब्रांच और एक बंगाल की ब्रांच। तो मे भी हो सकता है इसके सहारे तक जाता है, जब वो राजस्थान से क्रॉस करता है तो ड्राई हो जाता है, क्लाउड्स में पानी नहीं बसता है। और दूसरा, बंगाल की खाड़ी से जाने वाली जो ब्रांच होती है वो गारो खासी जयंतिया से टकराती है, फिर आगे और टकराती है, तो और फिर कंटिन्यूसली हम देखा कि वो दिल्ली की तरफ मूव ऑन होती है, मुड़ती है। तो यहाँ तक आते आते वैसे भी सारा का सारी जो पानी होता है वो एंड हो जाता है। तो मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड बाय ईस्टर्न हिमालय। यहाँ आपको दिखाई देगा ये ड्राई वेजिटेशन है, सूखा वनस्पति है, जिसमें दरअसल निचले भागों में आपको देखोगे डेसिडियस पतझड़ वन मिलेंगे। यानी कि इसके निचले भागों में आप जाएंगे तो आपको पतझड़ वन मिलेगा, और लेकिन जैसे ऊपर वाले भागों में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलेगा, सॉफ्ट वुड, जो मुलायम लकड़ी होती है उसके बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर, ठीक है, जंगल देखने को मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो जंगल है वो ड्राई ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है, सूखे खुले जंगल हैं, जिनमें अप्रैल और मार्च के महीने में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। चलिए अभी इधर आ जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि सर्वाधिक, यहाँ पर एक तरह से देखें जो मानसून विंड होती है पूरी यहाँ पर टकराती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ काफी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, सदाबहार वन है। जो मैं भी आपको बता रहा था कि उत्तर पूर्वी भारत, जो भारत का लगभग 8% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, लेकिन इस एवरग्रीन फॉरेस्ट और इस मॉनसूनल विंड की वजह से ये भारत का करीब करीब 25% फॉरेस्ट एरिया बनाता है। कितना बनाता है? 25% फॉरेस्ट एरिया बनाता है। अब इधर आ जाइए,
इंडियन पेनिसुला, ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट कोलाइडेड विद यूरोशियन। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि भारत का, खासकर प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा भाग सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो वो पश्चिमी हिमालय का है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि इंडियन पेनिसुलर वेस्टर्न पार्ट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले टकराया था। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे आप कि यहाँ दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक है यहाँ पर, अगर यहाँ सबसे ज्यादा मानसूनल रेनफॉल हो रहा है तो यहाँ पर आपको स्नोफॉल दिखाई देता है, यानी कि रिसीव मोर स्नोफॉल लोअर लाइन, और यहाँ पर आप देखेंगे रिसीव लेस स्नोफॉल और हायर लाइन। अगर इस जगह पर आपको 4500 मीटर से ऊंचाई पर अगर स्नोफॉल नजर आ रहा है, तो आपको पश्चिमी हिमालय में ऑलमोस्ट 3500 मीटर पर ही स्नोफॉल आपको देखने को मिल जाता है। तो दिस अ बेसिक डिफरेंस, ठीक है। यहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है तो यहाँ ड्राई रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्नोफॉल के रूप में मिलेगा। तो यहाँ स्नोफॉल आपको हायर अल्टीट्यूड पर देखने को मिलेगा, ठीक है, हायर, और यहाँ आपको लोअर पे ही दिख जाएगा। तो बेसिक सा डिफरेंस ये वाला है। दूसरा, ये जो पार्टिकुलर एरिया है ईस्टर्न हिमालय, यहाँ पर आपको मॉनसूनल विंड का ब्लास्ट देखने को मिलता है। जनरली जिसे हम कहते हैं कि बंगाल की ब्रांच जब गारो खासी जेटे से टकराती है तो दुनिया की भयंकर बारिश यहाँ पर कराती है, और फिर वो क्लाउड्स पूरा अंदर तक जाते हैं और दाफला, मिरी, अभोर, मिशमी, सिक्किम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी सबको, ठीक है, नहला देते हैं, इस तरह से बारिश करवाते हैं। तो इट्स अ वेरी लकी पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था जो हमें पश्चिमी हिमालय और पूर्व हिमालय के डिफरेंस को क्लियर करता है। आई होप से बात समझ में आ गई होगी। लुक, एक अन्य वर्गीकरण है जिसमें हम हिमालय को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि लैटिट्यूड के आधार पर डिस्कस हम कर रहे थे। अगर हम ये हमारा, अगर हम इस हिमालय को कुछ इस तरह से डिस्कस करें,
लॉन्गिट्यूडनल के आधार पर, तो हमें पता चलता है अगर ये हमारा आर्क हिमालय है तो हमने देखा कि इसके उत्तर में आपको लद्दाख तिब्बतन हिमालय मिलेगा, इसके दक्षिण में आपको मध्य हिमालय मिलेगा, और इसके भी दक्षिण में आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा। अब क्या है कि इसको क्लासिफाइड करने के लिए, इसको समझने के लिए देयर अनदर वर्गीकरण, अनदर क्लासिफिकेशन इज हियर। अब हिमालय का वर्गीकरण ध्यान से देखना, किसे कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये कश्मीर हिमालय है तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, ठीक है, जो कि सिंधु नदी से लेकर रावी नदी के बीच का पार्ट है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पार्ट जनरली बन जाता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। जनरली इसे कश्मीर हिमालय कहते हैं क्योंकि कश्मीर यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बाद आता है हिमाचल और उत्तराखंड वाला पार्ट। हिमाचल और उत्तराखंड वाला पार्ट आता है जिसे जनरली हम एचपी या यूके बेस्ड हिमालय कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दार्जिलिंग वाला पार्ट आता है। क्या आता है? दार्जिलिंग वाला पार्ट। अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो पार्ट आ रहा है छोटा सा पार्ट है, ठीक है, दार्जिलिंग वाला पार्ट है और सिक्किम वाला पार्ट है। क्या है? सिक्किम वाला पार्ट है। और इसके बाद चौथे पार्ट पे आता है, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक हो गया, दो हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब इसका जो मेजर पार्ट देखेंगे जिसमें नेपाल हिमालय एग्जिस्ट कर रहा है, sometimes it is included in HP and sometimes it is included in सिक्किम हिमालय। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के आधार पर हमें समझ में आता है कि इसमें बेसिकली भारत वाला जो पार्ट है वो ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय। फटाफट बनाइए कश्मीर हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय, और इसमें हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ये सिंधु से या इंडस रिवर से, ठीक है, सिंधु नदी से रावी नदी तक फैला है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इंडस टू रावी, क्या है? इंडस टू रावी तक फैला है, और ये करीब करीब 700 किलोमीटर तक लंबा है। यानी कि ये 700 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। और इस हिमालय की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको कराकोरम रेंज, यहाँ पर आपको लद्दाख रेंज, यहाँ जास्कर रेंज भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट हिमालय का बहुत बड़ा पार्ट भी नजर आता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय का बहुत बड़ा भाग भी यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, ये और बेसिकली यहाँ पर कश्मीर घाटी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे ग्लेशियर्स, बहुत सारे पासेस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये एक छोटी सी इसकी कहानी है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है हिमाचल और, ठीक है, यूके हिमालय। अगर इस चीज को हम देखें हिमाचल और यूके हिमालय को, तो हमारे यहाँ पर तीन चीजें साफ नजर आती हैं कि यहाँ पर आपको ग्रेट हिमालय नजर आता है, यहाँ आपको मिडल हिमालय नजर आता है, यहाँ आपको शिवालिक हिमालय भी नजर आएगा। तो ये बेसिकली चीजें आप याद रख लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये है कि ये कहां से कहां तक है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये, ठीक है, रावी रिवर से लेके काली रिवर तक का है, और काली रिवर के बारे में आपको बता चुका हूं, इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये रावी नदी और काली नदी के बीच का पार्ट है। ठीक है, कहाँ का पार्ट है ये? रावी नदी फ्रॉम रावी टू काली। ठीक है, फ्रॉम रावी टू काली रिवर के बीच का छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर डिस्कस किया जाता है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है जो भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको पासेस या हिल स्टेशन को देखना है या सीरीज ऑफ पैलेस रेंजेस को समझना है, ये बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। अब ये देखेंगे काफी छोटा हिमालय है लेकिन सिग्निफिकेंटली काफी ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मौजूद है जिसे कंचनजंगा कहा जाता है, और तिस्ता रिवर भी आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक से चीजें हैं। और गंगटोक है, लहासा है, जैलपला है, नाथुला है, ये बेसिक से पासेस है। ठीक है, ये बेसिक से पासेस है। और अरुणाचल हिमालय में बेसिकली शिवालिक हिमालय का वाला जो पार्ट आता है, ठीक है, इसमें क्या होगा? शिवालिक हिमालय का आपको पार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिमालय है वो आपको तिस्ता से लेकर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, क्या लिखेगा? ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वहां के, उसके बीच में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो छोटा सा क्लासिफिकेशन ये दिया गया है। और जनरली सारी की सारी चीजें भाई सिक्किम हिमालय में क्या क्या आ सकता है, फ्रॉम बॉटम टू हाई वाला अप्रोच आप दिखा सकते हैं, कौन कौन से बेसिक से पास है यहाँ पर है इस पार्टिकुलर एरिया को। अगर हम, ठीक है,
अल्टीट्यूड के आधार पे देखा तो उस आधार पे डिस्कस किया जा सकता है। यहाँ पर गंगटोक भी आपको मिलेगा, चुम्बा वैली इसके दक्षिण में तिब्बत में मिलेगी, नाथू पास आपको मिलेगा, जैलुपला पास मिलेगा, इसके दक्षिण और पूर्वी भाग में आपको बॉमडीला पास मिलेगा, तवांग घाटी मिलेगी, तवांग वैली मिलेगा। ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ मामला खत्म हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक हिमालय है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये आपको डाफला मेरी अभोर मिश्मी के रूप में नजर आता है। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था। Now let's move toward the important classification of Sir Sidney Burrard. दिख रहा है सभी को ये? हम्म। यस सर। ये है सर सिडनी बुराड का क्लासिफिकेशन। किसका है? सर सिडनी बुराड का क्लासिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अगर इसको हम डिस्कस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अभी देखते हैं आपसे, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पर, ठीक है। सर सिडनी बुराड क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग साफ साफ ये बताता है कि इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरीय आधार पर इन्होंने क्लासिफाइड किया है। और पूरे के पूरे हिमालयन रीजन को क्लासिफाइड करने में, मुझे बता देना रेड कलर से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन है हिमालय को क्लासिफाइड करने के लिए, इन्होंने सबसे बड़ा जो टर्म लिया है वो है नदियां, यानी कि क्या है? रिवर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको देखेंगे, जो मैंने पहला नाम लिखा है कश्मीर हिमालय, जिसको जनरली पंजाब हिमालय भी कहते हैं, तो इसको देखेंगे तो पता चलेगा इन्होंने इसकी शुरुआत इंडस रिवर से लेकर सतलुज नदी के बीच में मानी है। किसके बीच में माना है? इंडस रिवर से लेके सतलुज नदी के बीच का जो भी रीजन है उसको इन्होंने कश्मीर हिमालय कहा है और पंजाब हिमालय कहा है। अगर मैं इस वाले रीजन को ध्यान से देखूं तो मुझे पता चलता है इसके अंदर JNK भी शामिल है, इसके अंदर लद्दाख भी आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर HB भी आ रहा है। क्या आ रहा है? HB भी इसमें आ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? और इसके अलावा मैंने बताया था इसका पंजाब का भी कुछ भाग इसमें आ रहा है और हिमाचल में हरियाणा का भी थोड़ा सा भाग है। अगर ये सारे के सारे रेंजेस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी रेंजेस है यहाँ पर सारी मौजूद हैं, ठीक है। लद्दाख की सारी रेंज, लद्दाख वाली रेंज है, लद्दाख के नीचे आप देखेंगे
इसमें कराकोरम भी है, जास्कर भी है, महान हिमालय भी है, सारे के सारे रेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और हिल स्टेशन ले लीजिए आप इसमें पासेस इसमें शामिल कर लीजिए, ठीक है, इसमें ग्लेशियर भी शामिल कर लीजिए। यानी कि जो हमने महान हिमालय में डिस्कस किया, जो हमने मिडल हिमालय में डिस्कस किया, सतलुज नदी का जो क्रॉस पॉइंट है, इससे ऊपर का जितना भी एग्जैक्टली पॉइंट है, चाहे वो पासेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ग्लेशियर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो शहरों से जुड़ा हुआ हो, चाहे नदियों से जुड़ा हुआ हो, चाहे झीलों से जुड़ा हुआ हो, या रेंजेस हो, सब इसके अंदर आ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रॉम इंडस टू सतलुज के बीच का जो पर्टिकुलर एरिया है वो हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। अब सतलुज से काली रिवर वाला जो पार्ट है ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जनरली इसी पार्ट को हमने देखा है कि गढ़वाल और कुमायूं, लेकिन एक नाम दिया गया है कुमायूं हिमालय, सतलुज से लेके काली रिवर के बीच का जो पार्ट है। इसके अंदर वो सारी चीजें शामिल कर लीजिए आप, महान हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो आपका धौलाधार रेंज हो, चाहे वो आपका नागटिबा, मसूरी, सारी रेंजेस के अंदर शामिल हो जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ मैंने 360 लिखा, चलो सॉरी, यहाँ मैं 320 लिख देता हूँ। ठीक है, ये है नेपाल हिमालय। अब आप देखेंगे कि नेपाल हिमालय की जो लंबाई बताई गई है वो करीब करीब 800 किलोमीटर बताई गई है। अगर मैं इसको देखूं, ये 560 की जगह मैं इसे ना 580 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 580 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है, ये 800 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है। तो अभी जो हमने फिलहाल दो वाले हिमालय पढ़े क्लासिफिकेशन के आधार पे, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो नेपाल हिमालय है वो काफी लंबा है, यानी कि सबसे बड़ा है। और इसकी शुरुआत होती है काली रिवर से, यानी कि एग्जैक्टली नेपाल और भारत का जो सीमा रेखा है वहां से इसकी कहानी शुरू होती है, और ठीक है, तीस्ता नदी तक जाती है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा एरिया है, और काली से लेकर तीस्ता के बीच में माना जाता है कि हिमालय करीब करीब 800 किलोमीटर लंबा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसके बीच में ये है। अब इसके बीच में आप देखेंगे तो इसमें सारी इसकी सारी रेंजेस आ जाती है, इसमें दुनिया की सारी हाईएस्ट पीक भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कहानी शुरू होती है असम हिमालय की। असम हिमालय के बारे में कहा जाता है, ये तीस्ता नदी से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है। और ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, इसको ध्यान से देखें तो पता चलता है, ठीक है, ये सिंटेक्सियल बैंड है। क्या है, अगर मैं इसको इस तरह से ना बना के अगर इस तरह से बना देता तो ये भी हमें कुछ इस तरह से नजर आता, ये सिंटेक्सियल बैंड है। ठीक है, तो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में जो फैला है उसे असम हिमालय कहते हैं, और इसकी लंबाई करीब करीब 720 किलोमीटर के आसपास है। तो ये एक सर सिडनी ब्रायड का क्लासिफिकेशन है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, ये बना लीजिए फटाफट इसे। बना लिया? अभी नहीं सर। बन गया। तो इसमें भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिक्किम भी आएगा इसके अंदर, पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा इसमें, असम भी आ जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि जब असम हिमालय की बात होगी तो असम हिमालय में यहाँ के 4 स्टेट्स इसमें शामिल होंगे, जिसमें मेनली 3 स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है, सिक्किम का है, असम का है, और अरुणाचल प्रदेश का है। हो गया? यस सर। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए? 3 क्लासिफिकेशन हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, एक जनरल क्लासिफिकेशन है जो अक्षांश के आधार पर है, 2 क्लासिफिकेशन हमारे देशांतर के आधार पर है। अब अगला क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अब जो अगला क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे वो है एसपी चटर्जी का क्लासिफिकेशन, जो 1964 में दिया गया था। ठीक है, यहां पर अगली हेडिंग बना लीजिए, लास्ट है ये, एसपी चटर्जी क्लासिफिकेशन
1964, ठीक है। एसपी, चलिए एसपी चटर्जी का वर्गीकरण है 1964 का, इसको ही बना के देख लेते हैं एक बार, फिर इस पर बात करेंगे, ठीक। सो फाइनली ये है एसपी चटर्जी का क्लासिफिकेशन। अगर इस क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखें तो नितिन एक चीज समझ में आती है कि भाई अभी सर सिडनी ब्रॉड वाला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, एग्जैक्टली पढ़ा ना। तो उसमें हमने मेजरली 4 फॉर्म देखे थे भाई, कश्मीर का है, कुमायूं का है, नेपाल का है, फिर असम का है। अब इन्होंने क्या करा है 1964 में कि मैसो फिजियोग्राफिक जोन में बांटा, किसमें, 3 बड़े क्षेत्रों में इन्होंने बांट दिया। अभी जी वेस्टर्न हिमालय इन्होंने कहा है, जनरली हमने ईस्टर्न वेस्टर्न के रूप में पढ़ा, तो उसी में इन्होंने एक पार्ट चुना वेस्टर्न हिमालय, यानी कि पश्चिमी हिमालय। इस पश्चिमी हिमालय में इन्होंने देखा कश्मीर भी है, पंजाब भी है, और इसमें एक तरह से हिमाचल और उत्तराखंड वाला जो पार्ट है उसको भी इन्होंने ऐड कर दिया। और इन्होंने कहा कि ये इंडस टू काली रिवर का है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि सर सिडनी बुराड वाला क्लासिफिकेशन है? हाँ भाई, ऐसे लग रहा है ना, ठीक है। अब दूसरा आप देखेंगे कि है मध्य हिमालय, सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय बिल्कुल सर सिडनी बुराड जैसा ही आपको नजर आएगा, ठीक है। ये है काली टू तिस्ता रिवर वाला, ठीक। अब तीसरा आता है ईस्टर्न हिमालय, यानी कि पूर्वी हिमालय, जिसे जनरली हमने अभी थोड़ी देर पहले असम हिमालय के नाम से समझा था। ये वही है तिस्ता से ब्रह्मपुत्रा के बीच में। तो नाउ हमारे पास जितने भी क्लासिफिकेशन थे जो हमारे एग्जाम के खासकर ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमने देख लिया है। अब इन्हें पढ़ने का सीधा सा तरीका ये है कि जब भी आप कश्मीर हिमालय की बात करेंगे तो कश्मीर में कौन कौन सी रेंजेस है उन्हें डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। कुमायूं में कौन कौन सी रेंजेस है उन्हें डिस्कस करना है, ठीक है। और जो पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रेंजेस है, यानी कि जो जनरल रेंजेस हमने सारी पढ़ी, चाहे पीर पंजाल हो, धौलधार हो, ठीक है, नागटिबा, मसूरी या महान हिमालय हो, जास्कर हो, इस सारे की सारी रेंजेस जो हैं इधर ही आने वाली हैं। तो ये रोल बड़ा हो जाता है। एक तो अगर पश्चिमी हिमालय में कल को ये आ जाए क्वेश्चन एसपी चटर्जी का क्लासिफिकेशन को आप थोड़ा समझाइए, तो आपको ये भी इसमें बताना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन सी रेंजेस हैं, यहाँ कौन कौन से पासेस हैं, यहाँ कौन कौन से लेक्स हैं, ठीक है, यहाँ कौन कौन से पीक्स हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप प्रोजेक्ट्स भी बता देंगे, और बहुत ही शानदार चीज होगा अगर आप करंट इश्यूज भी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखो कितना कुछ लिखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो मेरा आंसर, ये जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैंने कितने डिटेल से एक्सप्लेन करा है, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें मेंशन करी हैं।
यही सारी चीजें आप वेस्ट सेंट्रल हिमालय के अंदर भी ठीक है प्रेजेंट कर सकते हैं, और यही सारी चीजें हम ईस्टर्न हिमालय में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो भी क्लासिफिकेशन पूछा जाता है हमसे, उसको बेहतरीन और बेहतर बना सकते हैं। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। यस सर। चलिए हेडिंग बना लीजिए, इंपॉर्टेंट पासेस। अब थोड़ा मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि पासेस क्या होते हैं, मैप बनाएंगे तब उसको देखेंगे, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए, महत्वपूर्ण दर्रे। नितिन और किरण, हाँ जी सर। मैं नंबरिंग दूंगा, यहाँ पर नंबरिंग से ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर हो गया, ये जो मैं बना रहा हूँ नंबर नंबरिंग वाले हैं सारे, ठीक है। नंबरिंग ऐड करना, नंबरिंग के बाद में लिखेंगे हम सारे के सारे।
हाँ, नितिन और कमल, सभी को दिखाई दे रहा है महत्वपूर्ण दर्रे? यस सर। यस। नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट 5 स्टेट। अब देखेंगे, पहला जम्मू एंड लद्दाख है। दूसरा आपको मिलेगा एचपी, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा एचपी कर देता हूँ। तीसरा मिलेगा आपको यूके, और चौथा मिलेगा आपको सिक्किम, और पांचवा मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ से आते हैं, बस वही हमें समझना है। अगर ये हमारे पास ये पांचों स्टेट्स हैं, पांचों हिमालयन स्टेट्स हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन कैरी करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने नंबरिंग कर दिया है सारे के सारे पासेस का, ठीक है, सारे के सारे पासेस का नंबर है। अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा चर्चा है, वो आप ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट 1 2 3 वाला, पेंगोंग लेक वगैरह, ठीक है, F1 F2 जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप देखेंगे। इमिसला, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये हाल ही में चर्चा में है। उमिंगला, ये भी चर्चा में है। और चांगला, ये तीनों के तीनों पासेस अभी हाल ही में चर्चा में है, इस बात को याद आपको रखना है। ये चौथा वाला जो पार्ट है, जिसे हमने लानक ला कहा है या लानक पास कहा है, ये अक्साई चिन्ह, ठीक है, में स्थित है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि लद्दाख को लहासा से जोड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक आता है अघिल पास। इधर देखिए नंबर 6 पर ये अघिल पास है। इट इज वेरी नियर टू द K2, ठीक है, ये K2 के बहुत नजदीक है, यानी कि सियाचिन के आसपास ही ये स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक है खारदुंगला, ये मैं आपको बता चुका हूँ, खारदुंगला प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो भारतीय आर्मी, ठीक है, जब जोजिला से निकलती है तो खारदुंगला दर्रे से होते हुए सियाचिन की तरफ जाती है। तो जो मिलिट्री सिग्निफिकेंस है वो इसका बहुत बड़ा है, और लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको खारदुंगला भी याद रखना है। और हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि दुनिया का हाईएस्ट मोटर व्हीकल पास बना है, ठीक है, पास मतलब सबसे ऊंचाई पर गाड़ियां चल रही है वही यहाँ पर, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पेंसिला, जोजिला, बुर्जिल, ये सारे के सारे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे पासेस का नंबरिंग आपके पास मौजूद है, इसको अच्छे से आपको फ्रेम करना है और अच्छे से मैप बनाना है। चलिए दूसरे स्टेट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, बेसिकली 4 है। बारालाचा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। डेप्सा रह गया था, डेप्सा कर लेते हैं। डेप्सा स्पीति वैली को पार्वती घाटी से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है ऑप्शनल के मेंस में मैपिंग में भी आ जाए कि बताइए डेप्सा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश कनेक्ट कर देना, एग्जैक्टली लोकेशन आपके पास मौजूद है। अगर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ जाता है तो बता देना कि भाई ये स्पीति घाटी को पार्वती घाटी से जोड़ता है। रोहतांग हम डिस्कस कर चुके हैं, रोहतांग इज हाईएस्ट मोटर व्हीकल जो पास है वो है। यहाँ पर जो एडवेंचरस लोग होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और ये जास्कर रेंज के आसपास मौजूद है। शिपकिला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यूके, यूके में मुलिंगला, आपको लोकेशन याद रखनी है, टॉप पर मिलेगा। मांगा, ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है, ये लिपुलेख है, बहुत बार डिस्कस किया हमने। अब छठा जो है आपके पास, जिसे ट्रेल कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना कि ये पिंडारी ग्लेशियर को मिलन घाटी से जोड़ता है। बात यहाँ खत्म हो जाती है। तो ट्रेल पास किसको जोड़ता है, ठीक है, मिलन घाटी को जोड़ता है या मिलम घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम है 1 2 3। अब पहला देखेंगे नाथू, ये बिल्कुल आपको नियर टू, ठीक है, कंचनजंगा मिलेगा। नाथू, अभी नाथू वाला देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिल्क रूट के बहुत नजदीक है। ये सीधा यहाँ से चले जाइए, लहासा जोड़ता है कनेक्ट, चुंबी घाटी को भी जोड़ता है। जैलुपला, ये आपको मिलेगा साउथ और ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट पे आपको देखने को मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश, आप देखेंगे जैलपला के बिल्कुल जस्ट नीचे ही आपको मिलेगा बॉमडीला। बॉमडीला से ही क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी मैपिंग से जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि योंग, ठीक है, दिहांग, ठीक है, और दीफर, और कुन, और चंकन, ठीक है, और लखपानी, और है पोंगंग पास। तो ये आपको नाम भी याद रखने हैं आपके मैपिंग वर्क के लिए, जो कि आपके ऑप्शनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई मैप बता दीजिए कौन कौन से कहां पर हैं। तो इस तरह से हमने जो पासेस है हमारे इंपॉर्टेंट पासेस, वो हमने देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आई होप तो समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, Yes. तो ये हमारे पासेस हैं, इन्हें अच्छे से आपको याद करना है और समझना है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा हिमालय, जो हिमालय हमने कंप्लीट डिस्कस किया, सारे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट पासेस, ये है सारा का सारा हिमालय जो हमने पढ़ा है। इसमें से हमने एक चीज डिस्कस नहीं करी है, वो है ड्रेनेज पैटर्न, कि हिमालय से किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न रिलीज होता है या किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनता है। यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो किस प्रकार का एक मियंडरिंग शेप बनाती है, या किस प्रकार का वो, ठीक है, पैटर्न बनाती हुई आगे चलती है, ठीक है, यहाँ से निकलने वाली नदियां किस प्रकार की झीलों का निर्माण करती हैं। तो ये जो सारा का सारा पैटर्न था वो हम ड्रेनेज पैटर्न में पढ़ेंगे।
जो हमारा एग्जैक्ट टॉपिक चलेगा वहां में से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट, ठीक है, नदन माउंटेन कॉम्प्लेक्स जिसे हमने डिस्कस किया। अगली क्लास जब हमारी होगी उसमें हम प्लेन एरिया को डिस्कस करेंगे।